हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कोशी इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसका स्टेटमेंट देखिए, कई बुक्स के अंदर ये स्टेटमेंट और थ्योरम दोनों रूप में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक फंक्शन है, ओके, विथ इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, किसी क्लोज कर्व सी के अंदर है फंक्शन है वो एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन मतलब वो डिफरेंशिएबल है। एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, और ए है वो कोई भी आपका रैंडम पॉइंट है, उस जो क्लोज कर्व हम लेंगे उसके अंदर कोई भी आपका रैंडम पॉइंट ए ले लेंगे। ठीक है, देन आपका जो एफ ए है वो इस वाले फंक्शन के इक्वल होगा। ये हमें इस कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक क्लोज कर्व है, मैं यहाँ पे क्लोज कर्व ले लेता हूँ। तो आपका जो क्लोज कर्व है वो इस प्रकार से कोई भी किसी भी टाइप का आप क्लोज कर्व ले लीजिए। ये क्लोज कर्व मान लिया ये सी है, ओके। यहाँ पे मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ ए, आपका कोई भी रैंडम पॉइंट में ए ले लेता हूँ। तो इसके अंदर हम सोल्व कैसे करेंगे कि हम ये वाला पार्ट है आपका, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लेके चलेंगे और इसको इस वाले पार्ट के हम इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो ये आपका जो क्लोज कर्व सी है इसके अंदर में कोई एक छोटा क्लोज कर्व है, एक C1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लिया कि इसके अंदर एक छोटा क्लोज कर्व सी है जो कि एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप मान लीजिए ये C1 है, ये जो क्लोज कर्व हम ले रहे हैं ये C1 है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो सेंटर है इससे यहाँ पे कोई पॉइंट जेड मान लेते हैं, कोई पॉइंट जेड है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो रेडियस आर है। ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है सर्किल की, इस क्लोज कर्व है C1 में। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लोज कर्व लिया है, उसके अंदर मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट ए लिया जिसके अराउंड मैंने एक और क्लोज कर्व है, इस सी के अंदर है एक और क्लोज कर्व, छोटा सा कोई भी क्लोज कर्व है मैंने ले लिया C1 जो कि एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया जेड, और साथ में उस पॉइंट से इस सेंटर की जो रेडियस जो दूरी है वो मैंने ले ली आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपकी जो सर्किल की इक्वेशन निकल के आती है। यहाँ पे जो आपकी सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल जो आपके पास आपने जो दूसरा क्लोज कर्व लिया है इसके अंदर ए पॉइंट के अनुदिश, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल सी क्या निकल के आती है, वो होती है आपके पास, आप जानते हो मोड में जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर की इक्वल आती है। ठीक है, आपको पता है कि ये किसी सर्किल की इक्वेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ही रूप है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, और ये जो सर्किल की इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप की है। तो यहाँ पे ये जो जेड माइनस ए है वो किसके बराबर होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये प्रूफ है इसको हम ला सके। यहाँ पे जो हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो सोल्व करने वाले हैं जो टर्म वो है आपकी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी ऑफ जेड। इसको हमें सोल्व करने वाले हैं इस टर्म को। तो इसके लिए हमें डी जेड भी चाहिए, एफ जेड भी चाहिए और जेड भी चाहिए। तो इसलिए हम ये सारी प्रोसेस है कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से जो आपका जेड है वो निकल के आता है ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। डी जेड की हम बात करें तो डी जेड आपके पास आता है, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाता है, ये आर ये आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव डी थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जेड माइनस ए जो हमें चाहिए वो वैल्यू आ गई और डी जेड की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू है हम अपने इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे तो डेट इज इम्प्लाइज आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है क्लोज इंटरवल सी। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो सर्किल है वो आपका C1 है, सर्किल है आपका वो हमने C1 माना है। तो लेकिन ये जो आपके पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो आपका C के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो आपके पास जो क्लोज कर्व है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम का यहाँ पे यूज में करेंगे। एक होती है कोशी इंटीग्रल का एक्सटेंशन होता है, एक कोशी इंटीग्रल का एक्सटेंशन होता है। उससे हम क्या जानते हैं,
तो यहाँ पे ऊपर कोसी इंटीग्रल जो आपकी थ्योरम है उसका एक्सटेंशन आपके पास क्या होता है कि कोई भी क्लोज कर्व सी के अनुदिश किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो आपके उसके अंदर यदि कोई कर्व है तो उसके लिए हम यदि इंटीग्रेशन करें तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है वो C1 के इक्वल होगा, कर सकते हैं हम C1 के इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेट इज इम्प्लाइज हमारा जो क्लोज कर्व C है Fz अपॉन Z माइनस ए डी ऑफ Z वो आपके पास इक्वल हो जाएगा ये जो सर्किल C1 ले रहे हैं उसके भी अनुदिश, तो बी Fz अपॉन ये Z माइनस ए इंटू डी ऑफ Z ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमने लिखा है जो आपके पास कोसी इंटीग्रल थ्योरम का जो एक्सटेंशन है, थ्योरम का जो एक्सटेंशन है उससे हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अपनी Fz और Z माइनस ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ C1, यहाँ पे जो फंक्शन है f उसके अंदर हम यदि z की वैल्यू हमारे पास क्या है वो आपके पास a प्लस आर ई की पावर आयोटा ऑफ थीटा अपॉन के अंदर z माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो आपके पास आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, dz की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आर ई की पावर आयोटा थीटा ये तो कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जो आयोटा है वो हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ C1 फंक्शन ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा के रिस्पेक्ट में आपके पास फंक्शन रह जाता है। इसके बाद में हम एक छोटी सी स्टेप का और यूज में लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो हमने सर्किल लिया है ये हमने कोई भी ऐसे रैंडम सर्किल ले लिया और उसकी रेडियस है हम चाहे उतनी छोटी कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे जो रेडियस है हमारी जो यहाँ पे ये जो रेडियस है आर है वो यदि टेंस कर जाए जीरो की तरफ, मतलब छोटी छोटी होते हुए जीरो की तरफ आ जाए तो ये यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये भी आपके पास ए के पास आता जाएगा। ए के पास आएगा तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि ये ए के बराबर ही हो जाएगा जब आर जीरो की तरफ टेंस करेगा। देन आपके पास जो एफ ऑफ जेड है वो टेंस किसकी तरफ कर जाएगा, एफ ऑफ ए की तरफ। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ही हम यहाँ पे देखते हैं, या फिर दूसरी स्थिति में हम देख सकते हैं कि आर की वैल्यू यदि जीरो की तरफ टेंस करती है तो ये फंक्शन है वो एफ ऑफ ए की तरफ टेंस करता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ C1 ये आपके पास एफ ऑफ ए रह जाएगा यदि हम रेडियस है वो बहुत ही छोटी ले ले सर्किल की। ठीक है, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में ये एफ है वो आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन के रूप में ये बाहर लिख लेंगे हम, तो C1 ऑफ डी ऑफ थीटा। C1 आपकी सर्किल की जो C1 है वो आपको एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई के बीच में आएगी। तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, आयोटा एफ ऑफ ए लिमिट जाएगी इसकी 0 से 2a के बीच में डी ऑफ थीटा। तो डेट इज इम्प्लाइज वैल्यू पुट करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू आती है आपके पास 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ओके, तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपके पास 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम एफ ए की बात करें तो एफ ए है वो इक्वल हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा इस तरफ, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी ऑफ जेड। ये आपके पास कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको सारी स्टेप समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, सी यू।